हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर बनाओ यूट्यूब चैनल। कैरियर बनाओ परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो आइए रोज की तरह आज भी क्लास की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल शायरी के साथ कि मंजिल मिलेगी परिंदों को ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। मंजिल मिलेगी परिंदों को ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। अक्सर खामोश रहते हैं वो लोग जिंदगी में, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो हर वक्त है आप में जीतने का जज्बा रहना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले न बदले वक्त जरूर बदलता है। यदि आपकी परिस्थितियां हैं, यदि आज आपकी परिस्थितियां विषम चल रही हैं, यदि आज आपकी परिस्थितियां हैं वो आपके विपरीत चल रही हैं, तो आपको घबराना नहीं है, कभी भी निराश नहीं होना है। क्योंकि किस्मत न बदले बदले न बदले आपका समय एक दिन जरूर बदलेगा, और वो आपको खुद रियलाइज होगा। आज आप जम के मेहनत कीजिए, डूब के मेहनत कीजिए, जो भी कर रहे हो उसमें अपना 100% दीजिए। मस्त होके पढ़े, आराम से पढ़े, क्योंकि किस्मत किस्मत का कोई रोल नहीं होता आपकी मेहनत के आगे। तो आपको तलब है वो कामयाबी की ऐसी लगनी चाहिए कि आप में आग उगलनी चाहिए, जुनून होना चाहिए आप में कि कुछ कर दिखाने का, कि कुछ कर ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा, ना कि भीड़ का हिस्सा। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। भीड़ साहस तो देगी, लेकिन भीड़ है वो आपकी पहचान खो देगी। नहीं पता होगा क्योंकि भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, सबकी तो जानकारी नहीं होती ना अपन को। कुछ ऐसा यूनिक करो, अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से जम के मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, और अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करो, क्योंकि वो बहुत इंतजार कर रहे हैं। इस दुनिया में मम्मी पापा है ना, वो ही एक ऐसी चीज है जो आपको, यानी कि अपने बच्चों को खुद से भी ज्यादा कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं। उनके लिए उनका चेहरा हर टाइम आपके दिमाग में होना चाहिए। हर टाइम आपको अपने मम्मी पापा का चेहरा है वो याद रहना चाहिए। कुछ भी करो उससे पहले एक बार मम्मी पापा का चेहरा आप याद कर लेना। यदि आप पढ़ भी रहे हो ना, तो उनका नाम लेके पढ़ो, उनके लिए पढ़ो, उनके लिए जियो और उनके लिए मरो, फिर देखो जिंदगी का मजा, है ना। तो अच्छे से अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो। कुछ भी असंभव नहीं है, इम्पॉसिबल इज नथिंग। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आप देखो जितने आगे जाओगे ना, जहां तक आप जाओगे, यदि आप वहां तक ही नहीं पहुंचोगे तो उससे आगे का कैसे देख पाओगे। जहां तक आप जाओगे तभी तो उससे आगे का आप देख पाओगे। तो खूब मेहनत कीजिए, जम के मेहनत कीजिए। जो अपनी कैरियर बनाओ टीम है वो आपकी साथ है। आपकी सपनों की उड़ान की सीरीज चल रही है। सीआरपीएफ के सुरमाओं के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है। एज ए रैपिड रिवीजन बैच है, एमसीक्यू बैच आपका चल रहा है। मेरी भी शायद 16-17 क्लासेज हो गई, आज 18 नंबर की क्लास है। उसी प्रकार से लाइव अपनी 9 बजे हरीश सर की भी आती है स्टैटिक जीके की, वो भी आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। उनकी भी क्लास लीजिए, मेरी भी क्लास लीजिए, क्योंकि देखिए हिंदी के 25 क्वेश्चन आना मतलब हिंदी का रोल अच्छा रहेगा। हिंदी का रोल आपकी एग्जाम में अच्छा रहेगा, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका स्कोर है वो बढ़ा सकती है। यानी देखो कंपटीशन में क्या होता है, एक एक नंबर का रोल रहता है, कभी कभी तो पॉइंट में रह जाते हैं। तो क्या कमी रहती है, अपने में ही कोई ना कोई कमी रहती है। अपन बोलते हैं मेरी किस्मत खराब थी, किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती है। अपनी मेहनत, यदि अपन अपना 100% नहीं देते हैं ना, तो फिर वो सिलेक्शन होने से रुक जाता है, आपका सिलेक्शन यानी 1-2 नंबर से रुक जाता है, फिर अपन किस्मत को दोष देते हैं। क्योंकि जो कुछ भी होता है ना बहुत अच्छे के लिए होता है। भगवान है वो आपके साथ कभी बुरा नहीं करेंगे। वो आपकी परीक्षा लेते हैं कि वो कब कितना इसमें पेशेंस है, कब तक वो डटा रहता है ना। तो हमेशा मस्त रहो, खुश रहो, अच्छे से मेहनत कीजिए। तो देखिए 18 नंबर आज आपकी क्लास है। पहला आपके क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है। पहला आपका क्वेश्चन है संधि से, किस शब्द में स्वर संधि है। बात करें संधि की, संधि शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम प्लस धी। संधि शब्द में खुद में आपकी व्यंजन संधि है, क्योंकि मैं का क्या हो जाता है, नय हो जाता है। बात करें संधि शब्द के शाब्दिक अर्थ की, तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मिलाना या जोड़ना। जब 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि का अर्थ क्या होता है, विकार उत्पन्न होना, परिवर्तन ही क्या है, संधि है। जब 2 शब्द होते हैं उनको जोड़ते हैं तो क्या होता है, परिवर्तन होता है, और परिवर्तन का नाम ही क्या है, संधि है। ठीक है। संधि के भेद की बात करें तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जिस भी स्थान पे परिवर्तन होता है वही संधि का नाम होता है। ठीक है। तो है निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है। स्वर संधि पूछी है, इसका मतलब स्वर के स्थान पे परिवर्तन जिस भी वर्ड में हो रहा है उसमें संधि कौन सी होगी, स्वर संधि होगी। तो देखिए पहला आपका ऑप्शन है नमस्कार, दूसरा है जगदीश, तीसरा है भानुदेव और 4 नंबर है आपका
दुर्लभ। बात करें नमस्कार शब्द की, तो नमस्कार शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो नमः प्लस कार, नमः प्लस कार। अब देखिए विसर्ग का स हो रहा है, यानी विसर्ग के स्थान पे परिवर्तन हो रहा है, तो संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला है जगदीश। जगदीश शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो जगत प्लस ईश। अब देखिए संधि विच्छेद मैंने कर दिया है, जगत प्लस, अब संधि का नाम आप खुद बताओ, किस स्थान पे परिवर्तन हो रहा है? इसमें विसर्ग के स्थान पे परिवर्तन हुआ तो आपकी विसर्ग संधि हो गई। अब देखिए जगदीश में तय का क्या हो रहा है? दय हो रहा है, तो किसके स्थान पे परिवर्तन हो रहा है? व्यंजन के स्थान पे परिवर्तन हो रहा है, तो संधि कौन सी हो जाएगी आपकी? व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला है भानुदय शब्द की बात करें तो भानुदय का संधि विच्छेद होगा भानु प्लस उदय। अब देखिए इसमें साफ साफ आपको दिख रहा है ऊ प्लस ऊ मिलके क्या हो रहा है? बड़ा ऊ हो रहा है, यानी समान स्वर मिल रहे हैं। मैंने बताया था जहां पर भी समान स्वर मिलते हैं वहां संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि किसका पार्ट है? स्वर संधि का पार्ट है। तो अगला है दुर्लभ, तो दुह प्लस लव, यानी रे का विसर्ग हो जाएगा, यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी। पूछा क्या है आपको? स्वर संधि पूछी है, यानी स्वर के स्थान पे चेंज कहाँ पे हो रहा है। तो भानुदय जो शब्द है उसमें स्वर संधि है, क्योंकि भानु प्लस उदय जो ऊ और ऊ मिलके क्या बन रहे हैं? बड़ा ऊ बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। पहला आपका ऑप्शन है वी प्लस दार्थी, दूसरा है विद्या प्लस अर्थी, तीसरा है विद्या प्लस आर्थी और 4 नंबर है विद्या प्लस थी। तो देखिए विद्यार्थी शब्द की बात करें संधि विच्छेद की, तो इसका होता है विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी। अब आ प्लस ए मिल रहे हैं, आ प्लस ए मिलके क्या बन रहा है? आ बन रहा है। तो संधि कौन सी हो जाएगी आपकी? वही दीर्घ संधि यानी स्वर संधि हो जाएगी। तो सही संधि विच्छेद कौन सा है? विद्या प्लस अर्थी। अब देखिए ऑप्शन कैसे काटेंगे, ठीक है, ये तो इजी वर्ड था। इसी प्रकार से यदि कोई दूसरा वर्ड आ जाता है तो क्या करेंगे? सबसे पहले शब्द को बोलेंगे, सबसे पहले जो वर्ड है उसको बोलेंगे, ठीक है। शब्द को बोला विद्यार्थी, विद्यार्थी शब्द में आपको मूल शब्द की ध्वनि आएगी। जो मूल शब्द होता है वो प्लस के बाद में लिख दीजिए, जो भी मूल शब्द होता है वो प्लस के बाद में लिख दीजिए, जो बचता है वो प्लस से पहले लिख दीजिए। और उनको जब जोड़ते हैं तो वही सेम वर्ड बनना चाहिए, खास बात यह है। तो देखिए इसमें विद्यार्थी नाम का कोई मूल शब्द नहीं होता है, आर्थी भी कोई मूल शब्द नहीं होता और थी नाम से भी कोई मूल शब्द नहीं होता है। तो बचा आपका बी ऑप्शन, यानी विद्या प्लस अर्थी, जिसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? विद्यार्थी। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है दुष्प्रकृति शब्द का सही संधि विच्छेद है। दुष्प्रकृति शब्द का सही संधि विच्छेद है। पहला आपका ऑप्शन है दुष् प्लस प्रकृति, दूसरा है दूहे प्लस प्रकृति, तीसरा है दुष्य प्लस प्रकृति और 4 नंबर है आपका दुष्प्रिय प्लस कृति। तो देखिए वही फंडा अपनाना है। दुष्प्रकृति शब्द को सबसे पहले बोलिए। दुष्प्रकृति शब्द में मूल शब्द की आपको ध्वनि आएगी, यानी देखिए पहला आपका मूल शब्द दे रखा है प्रकृति प्रकृति प्रकृति, यानी मूल शब्द 3 में सेम दे रखा है। एक ऑप्शन क्यों कटा? क्योंकि कृति है वो मूल शब्द इसमें नहीं निकल रहा है। अब देखिए दूसरी साइड जाएंगे, दुष् प्रकृति, यदि मूल शब्द सही है, देखिए 3 ऑप्शन है, इनमें से एक को उठाते हैं दुष्, यानी इसमें मूल शब्द है वो तो सही है, लेकिन दुष् क्या होता है? ये उपसर्ग होता है। यदि संधि की बात करें, संधि में जाएंगे तो दुष् संधि नहीं होगी, क्योंकि परिवर्तन है होना चाहिए। अब देखिए दूहे प्लस प्रकृति, जो से था इसका क्या हो रहा है? विसर्ग हो रहा है, यानी दूहे प्लस प्रकृति, तो से का क्या हो रहा है? विसर्ग हो रहा है। संधि की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी, क्योंकि विसर्ग के स्थान पे परिवर्तन हो रहा है। तो दुष्य प्लस प्रकृति वैसे नहीं होगा, दुष्प्रय प्लस प्रकृति भी गलत हो जाएगा। तो सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? दूहे प्लस प्रकृति, यानी ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद है। तदाकार शब्द का सही संधि विच्छेद है। आंसर कीजिए फटाफट। पहला आपका ऑप्शन है तद प्लस आकार, दूसरा है तत् प्लस आकार, तीसरा है तदा प्लस कार और 4 नंबर है तदा प्लस आकार। देखिए तदाकार शब्द की बात करें तो इसमें मूल शब्द है आपका आकार। अब आकार देखिए 3 ऑप्शन में दे रखा है, कार और तदा और कार, ये दोनों, इसमें यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका कट गया। ऐसे एक एक ऑप्शन को काटिए, लगभग 2 ऑप्शन आपके कट जाएंगे, बचते हैं 2 ऑप्शन, उसमें 50-50 चांस रहते हैं। यदि आपको नहीं भी आ रहा है तो
आधा तो आपका 50% आपका चांस बनता है कि वो क्वेश्चन आपका सही भी हो सकता है, यदि वो आपका गलत भी हो सकता है। यदि आपको नहीं आ रहा है तब की बात है, यदि आपको आ रहा है तब तो आपका सही होगा, टेंशन नहीं लेनी है ना। तो देखिए तद प्लस आकार, ये तद है, ये सेम वैसे नहीं आएंगे। संधि का अर्थ होता है, संधि किस में होती है, संधि का अर्थ ही परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तत् प्लस आकार और तदा प्लस कार, ये वैसे कट गया, आकार सही है लेकिन तदा वही बात है, इसमें संयोग नहीं है, संधि का अर्थ परिवर्तन होता है। तो तत् प्लस आकार यानी दय का क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। किसके स्थान पे परिवर्तन हो रहा है, व्यंजन के स्थान पे परिवर्तन हो रहा है। तो संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि, यानी तत् प्लस आकार बराबर तदाकार। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द बताइए। शुद्धि अशुद्धि में आपका क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द बताइए। पहला आपका है ज्योत्सना, दूसरा है अहोरात्र, तीसरा है भास्कर और 4 नंबर है आपका मिष्टान। तो देखिए ज्योत्सना जो शब्द है, ये सारे देखो एग्जाम में पूछे हुए हैं वर्ड। ज्योत्सना शब्द है वो बिल्कुल वर्तनी की दृष्टि से एकदम सही है, अहोरात्र भी बिल्कुल सही है। बात करें भास्कर शब्द की, तो देखिए भास्कर शब्द लिखा जाता है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे लिखा जाता है, ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। मिष्टान शब्द देखो मैंने कितनी बार रटाए थे, मैंने लगभग 10-20 वर्ड आपको ऐसे रटाए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनको तो आपको याद करना ही है। यदि आप खुद ऐसे याद होते हैं तो ठीक है, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अलग से लिख देती हूँ उनको हर बार, या फिर अपनी नोटबुक में एक बार लिख लेना आप, ताकि वो आपको अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पे देखिए भास्कर शब्द है वो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका सही है। अगला है इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वही बात है शुद्धि अशुद्धि से आपका क्वेश्चन है। पहला आपका ऑप्शन है द्वारिका, दूसरा है अहल्या, तीसरा है आदर और 4 नंबर है प्रव्रजा। आंसर कीजिए फटाफट। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह है, पहला आपका ऑप्शन है द्वारिका। देखिए द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है। क्या होता है, द्वारका होता है। अहल्या वर्ड आपका सही है, आदर भी सही है और प्रव्रजा भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है आजन्म शब्द में कौन सा समास है। देखिए समास की बात करते हैं। समास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, सम प्लस आस, जिसका अर्थ होता है पास बैठना। समास के विलोम की बात करें तो समास का विलोम होता है व्यास। समास में 2 पद होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद। जब 2 पदों का मेल होता है उसे अपन समास कहते हैं। समास के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो संक्षिप्त या संक्षिप्तीकरण। बात करें समास के भेद की तो हिंदी जगत में समास की संख्या होती है 6 और पद की प्रधानता के आधार पर समास की संख्या होती है 4। कौन सी अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययभावी समास होता है उसमें लगभग प्रथम पद होता है वो यथा, यावत या फिर कोई ना कोई उपसर्ग होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास होता है उसे कारकी समास भी कहते हैं क्योंकि उसमें कारक चिन्हों की प्रधानता रहती है। और जो द्वंद्व समास होता है उसमें क्या होते हैं, दोनों पद कोई संज्ञा होते हैं कोई न कोई। बहुव्रीहि समास होता है वो किसी अन्य के लिए रूढ़ होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं। अव्ययभावी समास का प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष का द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वंद्व के दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि का कोई अन्य पद प्रधान होता है। द्विगु और कर्मधारय समास को पद की प्रधानता के आधार पर अलग से न मान के उनको तत्पुरुष के ही उपभेद माने जाते हैं, क्योंकि द्विगु और कर्मधारय का भी द्वितीय पद प्रधान होता है। यही आपका समास था। तो आंसर कीजिए। आजन्म शब्द में कौन सा समास है। आजन्म शब्द में पहला देखिए क्या है, उपसर्ग। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो आजन्म शब्द की बात करें, आजन्म शब्द का समास विग्रह होता है जन्म पर्यंत। जन्म पर्यंत। देखिए पहला जो वर्ड है वो कोई ना कोई उपसर्ग है, उपसर्ग की पूर्व में प्रथम पद में उपसर्ग होने के कारण यहाँ पे आपका समास कौन सा हो जाएगा, अव्ययभावी समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है रसोई घर का समास विग्रह है। रसोई घर का समास विग्रह है। पहला आपका ऑप्शन है रसोई के लिए घर, दूसरा है रसोई का घर, तीसरा है घर की रसोई और 4 नंबर है रसोई और घर। बताइए रसोई घर का समास विग्रह है। रसोई घर का समास विग्रह होता है रसोई के लिए घर। रसोई यानी खाना, व्यंजन, खाना, रसोई के लिए घर। ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है निम्नलिखित में एक में कर्मधारय समास है। कौन सा जो वर्ड है उसमें कर्मधारय समास है। पहला है हाथों हाथ, दूसरा है प्रत्यक्ष, तीसरा है आराम खुशी और 4 नंबर है आपका भुजदंड।
देखिए कर्मधारय समास क्या होता है, कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान की प्रधानता होती है, यानी एक शब्द विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। देखिए एक विशेषण होता है, इसमें एक विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है। विशेष्य क्या होता है, संज्ञा या जो सर्वनाम होते हैं उसे विशेष्य कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताते हैं, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, अपन को विशेषण तक पता होता है, प्रविशेषण का पता नहीं होता है। प्रविशेषण क्या होता है, देखिए विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। तो इसमें विशेषण विशेष्य की प्रधानता होती है, उपमेय उपमान की प्रधानता होती है। या तो किसी शब्द की विशेषता बताई जाती है, या फिर किसी शब्द को अन्य की क्या दी जाती है, उपमा दी जाती है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, कर्मधारय समास का एग्जाम्पल पूछा है। देखिए भुजदंड, इसमें भुजदंड, भुजा की क्या दी गई है, भुजा रूपी दंड उपमा दी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है वो कौन से एग्जाम्पल में है। पहला आपका ऑप्शन है शोकाकुल, दूसरा है सर्वोत्तम, तीसरा है वीर पुरुष, और 4 नंबर है आपका पाप पुण्य। देखिए द्वंद्व समास वो होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों पद होते हैं वो कोई ना कोई क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। अब इसमें द्वंद्व समास में योजक चिन्ह की प्रधानता होती है। योजक चिन्ह की प्रधानता वाला समास कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पे देखिए पाप और पुण्य, पहली पहचान यहाँ पे क्या होता है, योजक चिन्ह की प्रधानता होती है। योजक चिन्ह की प्रधानता होने के कारण ये वैसे आपका सही हो गया। एक दूसरी पहचान ये होती है कि दोनों शब्द होते हैं दोनों तरफ, यानी योजक चिन्ह होता है उसके दोनों तरफ क्या होते हैं संज्ञा होते हैं। तो पाप और पुण्य जब इसका समास विग्रह करते हैं तो योजक चिन्ह के स्थान पे क्या हो जाता है, और हो जाता है। तो पाप और पुण्य, तो ऑप्शन नंबर 4 यानी पाप पुण्य में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द है वो स्त्रीलिंग है। पहला आपका ऑप्शन है चना, दूसरा है अरहर, तीसरा है बाजरा, और 4 नंबर है आपका उड़द। आंसर कीजिए फटाफट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो स्त्रीलिंग है। तो देखिए चना जो शब्द है वो पुल्लिंग है आपका, बाजरा भी पुल्लिंग है, उड़द भी क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन अरहर जो शब्द है वो आपका क्या है, स्त्रीलिंग है, क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है अपादान कारक किस वाक्य में है, अपादान कारक किस वाक्य में है। पहला आपका ऑप्शन है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, दूसरा है धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो, तीसरा है उसकी गाय सुंदर है, 4 नंबर है वह फल खाता है। आंसर कीजिए फटाफट, अपादान कारक किस वाक्य में है। तो देखिए अपादान कारक क्या होता है, करण और अपादान कारक ये दो ऐसे कारक है जिनके कारक की विभक्ति से होती है, यानी सेम होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आपका यहाँ से डेफिनेटली आएगा से, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। करण वाला जो से होता है वो किस मतलब किस एंगल में यूज होगा, आपका साधन के रूप में यूज होगा, और जो अपादान वाला से है वो अलग होने के अर्थ में आपका यूज होगा। तो देखिए साफ साफ दिख रहा है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो ये कोई साधन तो है नहीं, वृक्ष से पत्ते गिरने यानी अलग होने का योग आ रहा है, क्या आ रहा है, वियोग का अर्थ आ रहा है, अलग होने का अर्थ आ रहा है। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं यानी अलग होने के अर्थ में आ रहा है, अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में आने के कारण इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, आपका अपादान कारक। ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। तो पहला आपका ऑप्शन है उ, दूसरा है उच्च, तीसरा है उत, और 4 नंबर है आपका उच्च। आंसर कीजिए फटाफट। वे शब्दांश पूछा क्या है, उपसर्ग पूछा है। देखो इनकी डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग किधर लगते हैं, प्रत्यय किधर लगते हैं, संधि क्या होती है, समास क्या होता है, होते क्या है। सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वही क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका उ, दूसरा है उच्च, तीसरा है उत, और 4 नंबर है आपका उच्च। तो उच्चारण जो शब्द है उसमें उत प्लस चारण। बात करें इसमें संधि की तो तय का क्या हो जाएगा, यहाँ पे
चय हो जाएगा। तो परिवर्तन किसके स्थान पे हो रहा है? तय का चय हो रहा है, यानी व्यंजन के स्थान पे परिवर्तन हो रहा है। संधि आपकी हो जाएगी व्यंजन संधि। यदि देखिए कोई भी शब्द होता है उसमें अपन संधि भी देख सकते हैं, उसमें समास भी देख सकते हैं, उसमें आप उपसर्ग भी देख सकते हैं, यदि हो तो उसमें प्रत्यय भी देख सकते हैं। तो उच्चारण शब्द में उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से गलत कौन सा है? माँ सरस्वती है, उनके पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं, उनमें एक ऐसा है जो इनका पर्यायवाची नहीं है। तो पहला आपका ऑप्शन है भारती, दूसरा है शारदा, तीसरा है भामा और 4 नंबर है वागीश्वरी। तो देखिए माँ सरस्वती के विलोम पर्यायवाची भारती भी होता है, शारदा भी होता है, वागीश्वरी भी होता है। भामा है वो माँ सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द है, चंद्रिका का पर्यायवाची शब्द है। पहला आपका ऑप्शन है चंद्रहास, दूसरा है रजत, तीसरा है कौमुदी और 4 नंबर है स्वर्ण किरण। आंसर कीजिए। चंद्रिका का पर्यायवाची होता है कौमुदी, यानी ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है आर्द्र का विलोम शब्द है, आदर्श शब्द दे रखा है, उसका विलोम शब्द है। पहला आपका ऑप्शन है नम, दूसरा है शुष्क, तीसरा है गीला और 4 नंबर है आपका लचीला। आप देखिए आर्द्र होता है गीला, उसका विलोम होता है शुष्क। इसी प्रकार से देखिए एक शब्द होता है अभिज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। अभिज्ञ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? जानकार होता है। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार और इसका अर्थ होता है अनजान। अब एक होता है अज्ञ, अज्ञ का विलोम होता है आपका विज्ञ, अज्ञ का क्या होता है? विज्ञ होता है। उसी प्रकार से उन्मुख, उन्मुख का आपका होता है विमुख, उन्मुख का होता है विमुख। एक होता है आपका अंतरंग, अंतरंग, अंतरंग का आपका होता है बहिरंग, बहिरंग। एक होता है आपका उपतेका, उपतेका का विलोम होता है अधितेका, ठीक है। एक होता है सदाचार, सदाचार का आपका होता है कदाचार। संधि का विग्रह, समास का व्यास और उपसर्ग का प्रत्यय नहीं होता है, क्या होता है? परसर्ग होता है। तो ये भी ध्यान में रख लेना। अद्र का क्या हो जाएगा? विलोम शुष्क, यानी ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है रिजु का विलोम शब्द है। रिजु क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा होता है, और वक्र क्या होता है? सीधा होता है। तो रिजु का विलोम क्या होगा? जटिल, रूढ़, रिजु या वक्र। तो वक्र है वो रिजु का विलोम होता है। ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है निम्नलिखित में अनेकार्थक शब्द में भिन्न है। कौन सा जो शब्द है वो अनेकार्थक शब्दों से भिन्न है? पहला आपका ऑप्शन है इंद्र, दूसरा है चिन्ह, तीसरा है ब्राह्मण और 4 नंबर आपका सूर्य। कौन सा शब्द है वो अन्य अनेकार्थक शब्दों से भिन्न है? तो इंद्र, सिंह और सूर्य ये क्या है? अनेकार्थी शब्द है, लेकिन ब्राह्मण है वो इनसे डिफरेंट है, यानी अलग है। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? बातूनी, बातूनी कहते हैं क्या? जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो पहला आपका ऑप्शन है मिभाषी, दूसरा है मृदुभाषी, तीसरा है वक्ता, 4 नंबर है आपका वाचाल। बताइए। देखिए जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? जो मृदु बोलता है, जो कम बोलता है उसे क्या बोलते हैं? मितभाषी। क्या बोलते हैं? मितभाषी जो कम बोलता है। और जो ज्यादा बोलता है उसे क्या बोलते हैं? बातूनी। बातूनी अपन लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, यहाँ पे बातूनी नहीं बोलते हैं। जो अधिक बोलता है उसे वाचाल बोलते हैं, ठीक है। वक्ता क्या होता है? जो बात को प्रस्तुत करने वाला होता है उसे वक्ता कहते हैं। मृदुभाषी है जो मीठा बोलता है उसे मृदुभाषी कहते हैं। तो जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल, यानी ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है जो शीघ्र की किसी बात या युक्त को सोच ले, जो शीघ्र ही किसी बात को या युक्त को सोच ले उसे क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। पहला आपका ऑप्शन है सहमति, दूसरा है व्युत्पन्नमति, तीसरा है प्रत्युत्पन्नमति और 4 नंबर है आपका सम्मति। जो शीघ्र ही किसी बात को या युक्त को सोच ले, यानी तीव्र बुद्धि वाला, उसे क्या कहते हैं? प्रत्युन्मति, प्रत्युत्पन्नमति। ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है जो मापा न जा सके इसका सही अर्थ है, जो मापा न जा सके उसका सही अर्थ क्या है? पहला आपका ऑप्शन है अमानक, दूसरा है अपरिग्रह, तीसरा है अपरिमेय और 4 नंबर है आपका अतुल्य। आंसर कीजिए। जो मापा न जा सके इसका सही अर्थ क्या होता है? तो उसका सही अर्थ होता है अपरिमेय, यानी ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, कड़ाही से गिरा और चूल्हे में आ पड़ा का भाव क्या है? कड़ाही से गिरा और चूल्हे में आ गिरा,
बताओ। पहला आपका ऑप्शन है एक विपत्ति से छुटकर दूसरी में आ पड़ना, दूसरा है कढ़ाई और चूल्हा पास पास होता है, तीसरा है एक बार भूल होती है तो बार बार होती है, 4 नंबर है कढ़ाई चूल्हे में गिर गई। हाँ बताओ, इसका कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कढ़ाई से गिरा और चूल्हे में आ पड़ा। देखिए कढ़ाई भी गर्म होती है, कढ़ाई भी क्या होती है, गर्म होती है, वहां भी संकट का सा ही विषय है, इतनी गर्म कढ़ाई में होना। एक तो कढ़ाई में था फिर चूल्हे में गिर गया, मतलब विपत्ति पे और विपत्ति, यानी एक विपत्ति से छुटकर दूसरी में आ पड़ना, एक विपत्ति से छुटकर दूसरी में आ पड़ना। ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है इनमें से अशुद्ध वाक्य है, इनमें से अशुद्ध वाक्य है। पहला आपका ऑप्शन है कल आज और कल अवकाश रहेगा, दूसरा आज मौसम अच्छा है, तीसरा परीक्षा होने वाली है, और 4 नंबर है मैंने पत्र भेज दिया है। तो देखिए आज मौसम अच्छा है बिल्कुल सही है, अब परीक्षा होने वाली है ये भी सही है। क्या पूछा है, अशुद्ध वाक्य पूछा है, मैंने पत्र भेज दिया, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए लेकिन कल आज और कल अवकाश रहेगा ये आपका अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि क्या होगा इसका शुद्ध, आज और कल क्या रहेगा, अवकाश रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही। अगला है शुद्ध वाक्य, मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया, दूसरा है प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, तीसरा है इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया, और 4 नंबर है प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपए मिले। अब देखिए श्रमिकों बहुवचन शब्द है, प्रत्येक है यानी हर एक के अर्थ में आता है, तो ये वैसे गलत हो गया, प्रत्येक और श्रमिकों एक साथ नहीं आते। इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया, हल्की सी हवा का एक झोंका कौन सा होता है, तो ये वैसे गलत हो गया। तो देखिए प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है, शुद्ध वाक्य है। अगला है साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। साधु आ रहे हैं, वाक्य में वचन निर्धारित करना है किसका, साधु का। तो साधु एक वचन है या फिर बहुवचन है, द्विवचन है, या इनमें से कोई नहीं है। आंसर कीजिए, साधु आ रहे हैं, क्रिया से पता चल रहा है, रहे हैं मीन्स क्या है, प्लूरल है यानी बहुवचन है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका बिल्कुल सही है। देखिए कुछ वर्ड्स मैं बताती हूँ, वही रोज वाले पुनरावलोकन शब्द, देखिए ये आपको फिक्स हो जाने चाहिए भाई, ये तो अच्छे से याद करने, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में बार बार यही ये वर्ड पूछ रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखने हैं। विशिष्ट, आविर्भाव, आविर्भाव, आशीर्वाद, आशीर्वाद, गरिष्ठ, स्वादिष्ट, त्योहार, अहल्या, सन्यासी, ये ऐसे वर्ड है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको अलग से नोटबुक में लिख लेना ना। तो 25 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं, रोज की तरह आज की क्लास भी आपकी पूरी हो चुकी है। 25 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, जम के रोज क्लास लिया करो, अच्छे से मेहनत करो, बहुत कम टाइम बचा आपके लिए। तो अपना लेक्चर हो चुका है पूरा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।